हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी टारगेट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फाइनल एग्जाम में हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना, तो आज के क्लास का ये 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का, ये आपका क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे किताब से लाया गया है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी आज के क्लास का ये 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो श्योर है आपका जो है 90% तैयारी इसी क्लास से होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा, जिसमें आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा गेस वाला, वो सीधे आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना देरी मत कीजिएगा, इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको आंसर पता है ना, आंसर देते चलिएगा। ठीक है, पहला नंबर में हम लोग शुरुआत करेंगे और 200 नंबर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। देखिए इनमें से कौन सा पुस्तक है यानी कि किताब है जो हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है यानी कि लिखा गया है। क्या ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कास्मास, जनसंख्या भूगोल, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो कास्मास है ये हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए जो मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कौन नहीं है। प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान या फिर मानववाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में जो 200 क्वेश्चन बताऊंगा, श्योर है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कौन, तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, फैने संबंधित है। देखिए फैने जो है वो किससे संबंधित है, नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववाद से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए जो संभववाद की अवधारणा है उसमें कौन से घटक को महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट माना है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो मानवीय घटक है इसको महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर बढ़ते हैं। अगर आपको आंसर पता है ना प्यारे स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में देते चलिए। देखिए नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना है। नियतिवाद संकल्पना में जो घटक को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना है तो वो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। ठीक है, राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है। क्या क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है वो कौन है। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, टेलर जी है। ठीक है, 7 का बी ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट। 200 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद आप सभी कहीं पर भी क्लास करने जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप लोग सबसे पहले आंसर दे के आइएगा। ठीक है, या फिर आप सभी फाइनल एग्जाम में बैठिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सबसे पहले जो है ना फाइनल एग्जाम का ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा। ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देखिए 8 नंबर,
किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? देखिए जो कौन है जो कहे थे कि मानव जो है ना यानी कि ह्यूमन जो है वो नेचर का दास है? क्या हटिंगटन, अरस्तु, एलन सेम्पुल, बकले? तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एलन सेम्पुल जी कहे थे कि मानव जो है प्रकृति का दास है। 9 नंबर देखिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, आप जो है ना अभी मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। देखिए फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो कहे जाते हैं वो किसे? तो आप याद रखिएगा मानव भूगोल का जो जनक कहे जाते हैं वो रेटजेल साहब को कहे जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? देखिए ज्योग्राफिया जनरालिस यह एक किताब है, ठीक है, इनकी पुस्तक है। इसके जो लेखक है वो कौन है? सेम्पुल, वारेनियर, रेटजेल, डार्विन। तो इसका राइट आंसर पता है क्या आपको? नहीं पता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है याद कर लेंगे, ठीक है। वारेनियर साहब जो है ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक है। 11 नंबर देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एंथ्रोपोजियो नामक यानी पुस्तक यानी कि किताब के जो लेखक है वो कौन है? क्या रेटजेल है, हटिंगटन है, सैम्पुल है या फिर जीन्स ब्रूस है? तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटजेल साहब, ठीक है, यहाँ पर रेटजेल होगा, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया देखें कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो संभववाद शब्द है इसका उपयोग या फिर प्रयोग किए थे सबसे पहले तो कौन से फ्रांसीसी विद्वान ने? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लुसियन फेवरे ने, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में आ चुका है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी मानव यानी अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो है किसका कथन है या फिर ये किसने कहा? देखिए मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये बात कौन कहे थे? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलन सी सैम्पल साहब ने कहे थे, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखें, निम्न में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 14 का बी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो है ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इनमें से कौन सा कथन है जो यानी कि भूगोल का, ज्योग्राफी का वर्णन नहीं करता है, यानी कि उनके बारे में नहीं बताता है? तो याद रखिएगा 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वैधता पर आश्रित, ये जो है भूगोल का वर्णन नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? देखिए फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के जो जनक है वो कौन है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है ना उसका नाम जो है क्या है? तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नियतिवाद के विचारक कौन थे? देखिए नियतिवाद के विचारक बताना है, इकोंट, हम्बोल्ट, रीटर या फिर इनमें से सभी। फटाफट कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल फाइनल एग्जाम में बैठे हो। याद रखिएगा नियतिवाद के विचारक जो है ना इकोंट भी है, हम्बोल्ट भी है और रीटर भी है। राइट आंसर इनमें से सभी होगा। 18 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरणों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इनमें से कौन है जो लोगों और पर्यावरणों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो किसको? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा भूगोल का जनक जो माने जाते हैं वो यूनान को माने जाते हैं, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर देखें, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? देखिए रुको और जाओ जो निश्चयवाद है इसकी संकल्पना कौन दिए थे? रेटजेल, हम्बोल्ट या फिर बलास टेलर?
तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलर साहब। चलिए 21 नंबर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है। देखिए ये जो 4 भूगोल है यानी कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये जो है कौन से भूगोल के उपक्षेत्र में आता है, कि सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल या फिर मानव भूगोल, जीव भूगोल। तो याद रखिएगा ये आता है कौन से भूगोल में, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, उपक्षेत्र में आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 22 नंबर देखते हैं। मानव भूगोल के विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक विज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिमाण है। ये परिभाषा किसने दी। देखिए मानव भूगोल जो है विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ठीक है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। ये जो कथन है या फिर ये जो परिभाषा दिए थे, ये कौन दिए थे, तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विडाल डी लाबलास ने दिए थे, ठीक है। चलिए 23 नंबर बढ़ते हैं। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। देखिए 1990 का जो दशक है वो भूगोल के कौन से उपागम के लिए माना जाता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, आधुनिकतावाद को, ठीक है। चलिए 24 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। देखिए बलास जो है निम्नलिखित में से कौन यानी भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, संभववाद से संबंधित है, ठीक है। चलिए 25 बढ़ते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। देखिए प्यारे स्टूडेंट जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है, गद्दी से, मसाई से, बेंदा से या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गद्दी से, ठीक है। चलिए 26 नंबर बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आप लोग को बताएंगे कमेंट बॉक्स में यस सर करके, आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। देखें यहाँ पर 26 नंबर मसाई जनजाति संबंधित है। देखिए जो मसाई जनजाति है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से, इनमें से कोई नहीं। तो मसाई जनजाति की बात करें तो ये जो है ना कहाँ से है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा, ये कांगो अफ्रीका का जनजाति है, ठीक है। कहाँ का है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अफ्रीका का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो अफ्रीका है नहीं, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए 27 नंबर देखिए, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है। देखिए जो कुलगार्डी है ये कौन से देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। पता है क्या आपको, नहीं पता है ना। चलिए आप लोग को अगर नहीं पता ना याद करते चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को बस याद करना है, फाइनल एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है। कुलगार्डी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। देखिए इनमें से कौन है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवास, ठीक है। आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक नहीं है, ठीक है। 29 नंबर देखिए पूछा गया है इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर अटाकामा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो नहीं है वो कौन नहीं है, ध्रुवीय प्रदेश नहीं है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके सेंटअप एग्जाम फाइन यानी कि आपका जो मंथली एग्जाम हुआ था ये वो सब में भी पूछा गया है सब बार बार, ठीक है। तो आप लोग को हल्के में नहीं लेना है, और जो क्वेश्चन आज 200 क्वेश्चन दे रहे हैं ना इसमें लगभग आपका आधा क्वेश्चन बैंक से भी कवर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। 30 नंबर देखिए पूछा गया है 21वीं शताब्दी, ठीक है, यहाँ देखिए 21वीं शताब्दी के प्रथम यानी प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। देखिए 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या जो दर्ज की गई तो वो कितना, 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600 करोड़, ठीक है। चलिए 31 नंबर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में लेके आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो आपको पता है एशिया में जो है ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 बढ़ते हैं, पूछा गया है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। इनमें से कौन सा साल है जब यानी कि मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई थी यानी कि 600 करोड़ हुई थी। तो याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा 1999 में, ठीक है। 1999 से 2000 के बीच जो
जो है ना क्या हुआ था, मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ 33 नंबर देखते हैं, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इनमें से कौन सा द्वीप है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्या जावा में, सुमात्रा में, बोर्नियो में, सेलेबस में? तो याद रखिएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा में। ठीक है, याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं, जावा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर। पूछा गया है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है? देखिए सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व, ठीक है, और सबसे अधिक जो गाड़ियों की संख्या है ना, वो कौन से महादेश में है? तो आप सभी याद रखिएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, वहाँ पर जो है सड़क घनत्व बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ वहाँ पर वाहन जो है यानी कि गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 35 नंबर देखिए, पूछा गया है आपकी स्क्रीन में कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो उसका वो जो कारक है वो कौन है या फिर उनका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा 35 का डी हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 देखिए, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? इनमें से कौन सा देश है जिसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है? संयुक्त अरब अमेरिका, फ्रांस, जापान, लेटविया? तो याद रखिएगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटविया का। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन की आबादी है। देखिए चीन की आबादी अभी कितना है? 1 अरब, 1.5 अरब या फिर 1.3 अरब, 1.4 अरब? तो आपको पता है चीन की आबादी 1.43 अरब के आसपास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना 37 का डी होगा, ध्यान रखिएगा 37 का क्या होगा, डी होगा। चलिए 38 नंबर देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्या मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नोएस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत ने जो है सिद्धांत को जो दिए थे वो नोएस्टीन साहब ने दिए थे। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखते हैं। पूछा गया है निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इनमें से कौन है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र? तो याद रखिएगा 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सघन जनसंख्या। सघन मतलब किसको बोलते हैं? घना। ठीक है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला जनसंख्या जो क्षेत्र है ना वो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 40 नंबर बढ़ते हैं, हम लोग आ चुके हैं। पूछा गया है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां? देखिए इनमें से कौन सा आयु समूह में जनसंख्या का आकार बड़ा होता है जहां क्या जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर निम्न होता है? तो बता दें आपको जहां पर यानी कि आपका क्या जहां पर भी मृत्यु दर अगर कम होना वहां पर जनसंख्या का आकार उन देशों में सबसे ज़्यादा होता है यानी बड़ा होता है। ठीक है, राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा, मृत्यु दर निम्न है। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखें। निम्न में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा या फिर जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर जो है ध्रुवीय प्रदेश? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, वो कौन नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र नहीं है। ठीक है, 41 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? इनमें से कौन है जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जल अभाव, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी, महामारियां? तो 42 का राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए अब 43 देखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? ऑस्ट्रेलिया का, उत्तरी अमेरिका का, एशिया का, अफ्रीका का? तो बताए नहीं आपको, आप कैसे गलत कर सकते हैं? अभी तो बताए कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट चलेंगे 44 नंबर। इनमें से कौन सा एक तथ्य नहीं है? इनमें से कौन है जो गलत है? आपको बताना है फटाफट से। तो मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं, आप याद रखिएगा। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखेंगे। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक
जो है ना आबादी नगरीय है। इनमें से कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जो है ना 90% से अधिक आबादी यानी कि 90% से ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पर क्या नगर में रहते हैं यानी कि शहर में रहते हैं? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो याद रखिएगा राइट आंसर 45 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और हमको लगता है एशिया में तो 90% लोग जो है ना वो गांव में ही बसते हैं। ठीक है, चलिए अब 46 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया देखें कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? यहाँ पर बताएंगे भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 5, 15, 12 या फिर 4। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 46 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। ठीक है, भारत में जो 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जो लोग रहते हैं वो 5 लोग रहते हैं लगभग। 47 देखिए, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? देखिए यूरोप को छोड़ करके आपको बताना है कि 40 जो स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें जो लोग रहते हैं सम्मिलित रूप से वो कितना? तो आप याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 50 करोड़। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 48 नंबर। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? देखिए जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है? तो आप याद रखिएगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.7 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। पूछा गया है जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? यहाँ पर जर्मनी की वार्षिक वृद्धि बताना है कितनी है? क्या -3.6, -2.8, -0.1, -0.6? तो याद रखिएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -0.1। ठीक है, 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। पूछा गया है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। देखिए इनमें से कौन है जो वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या रहते हैं? कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारीय क्षेत्रों में, मैदानों में, मरुस्थलीय यानी प्रदेशों में। बताएंगे इनमें से कौन सा यानी जनसंख्या है, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा मैदानों में जो है ना सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। अब चलते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में आ चुके हैं। तो प्यारे स्टूडेंट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सभी लाइक वाला बटन नहीं दबाएं तो अभी के अभी लाइक वाला बटन दबा दीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है क्लास बनाने में। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन दिया जाएगा, कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करें, इस नंबर में कॉल मैसेज करके PDF ले लें। ठीक है, देखिए 51 नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो कहाँ पे? बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों में, उच्च दबावों में, या फिर जो नदी घाटियों के उच्च भाग में। तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नदी घाटियों के उच्च भागों पे। चलिए अब यहाँ 52 नंबर देखेंगे। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? देखिए 1850 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी? तो आप याद रखिएगा 52 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 करोड़ थी। ठीक है, 1850 में, ध्यान रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। और 1999 में कितना हो गया था? यानी कि 150 साल बाद जो है ना लगभग 500 करोड़ बढ़ गया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। तो 1999 में टोटल जो हो गया था लगभग जो है ना यानी कि 600 करोड़ हो गया था, 6 अरब हो गया था। ठीक है, अभी फिलहाल देखिएगा तो 840 के आसपास हो गया है। ठीक है, यानी कि 840 करोड़ हो गया है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर। पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बताना है आपको, कौन है? क्या भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है? तो देखिए विश्व में पूछा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या चीन का है। ठीक है, राइट आंसर 53 का बी हो जाएगा। 54 देखेंगे, निम्न जनसंख्या वाला देश महादेश कौन सा है? देखिए इनमें से कौन है जो कम जनसंख्या यानी जनसंख्या वाला देश है? यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर। तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ओसेनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीक द्वीप समूह, ये जो है कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, चलिए 55 नंबर देखें।
देखेंगे आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, यानी आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है वो किससे, तो आप याद रखिएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ठीक है, चलिए 56 नंबर बढ़ते हैं। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 1 लाख से कम, 5 लाख से कम, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से कम। तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है आप याद रखिएगा, जो मिलियन सिटी है ना वहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो कितना, तो 56 का सी हो जाएगा 10 लाख से अधिक होता है। ठीक है, 57 देखेंगे निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए इनमें से कौन सा आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 15 से 25 साल, 15 से 50 साल, 15 से 59 साल या फिर 18 से 60 साल। तो आपको पता है ना 15 से 59 साल। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखते चलेंगे। ठीक है, अगर गर्दा गर्दा मचाना है प्यारे स्टूडेंट और बेहतर मार्क्स लाना है तो ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे भी हो ये 200 क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपका फाइनल एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। देखिए 58 नंबर निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। इनमें से कौन है जो संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया है, तो 58 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वो है कौन, वो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, 59 देखेंगे 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। देखिए 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का जो नाम है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा क्या है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में जो है ना कोई भी लोग जो है गांव में नहीं बसते हैं, सब के सब जो है ना शहर में रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है विश्व जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो कब, तो आप सभी याद रखिएगा वो 11 जुलाई को। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 61 नंबर देखेंगे आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर आयु पिरामिड के लिए यानी कौन सा आयु वर्ग प्रयोग करते हैं, 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, 10 से 20 वाला, 0 से 5 वाला, 20 से 25 वर्ष वाला। तो याद रखिएगा 61 का राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा 5 से 10 वर्ष यानी आयु वर्ग वाला। ठीक है, देखिए 62 नंबर निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में सब किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है जिसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा माल्टा में। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखेंगे परोड़ यानी आयु वर्ग से तात्पर्य है। देखिए परोड़ आयु वर्ग से तात्पर्य है तो वो क्या, 15 से 59 साल, 10 से 40 साल, 20 से 60 साल, 5 से 35 साल। तो याद रखिएगा 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा 15 से 59 साल। ठीक है, परोड़ आयु वर्ग जो है इससे क्या तात्पर्य है, तो 15 से 59 साल होते हैं। ठीक है, चलिए 64 देखेंगे लिंग अनुपात का संबंध है, बताएंगे फटाफट से। लिंग अनुपात का जो संबंध है वो किसके बीच है, बताइए फटाफट क्या होगा, पुरुष स्त्रियों के बीच, बच्चे परोड़ों के बीच, दोनों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिंग अनुपात में जो है पुरुष और स्त्रियों के बीच का संबंध होता है। 65 देखेंगे अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। देखिए अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन होता है तो वो कौन से आधार पर, पिरामिड, आकार बिंदु, सारिणी या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी ध्यान रखिएगा आकार बिंदु से। ठीक है, चलिए 66 देखेंगे 66 विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। यहाँ पर बताएंगे जो विश्व की नगरीय जनसंख्या में यानी कि शहरी जनसंख्या में जो प्रति वर्ष यानी कि हर साल जो वृद्धि हो रही है तो वो कितना साल का यानी कितना करके वृद्धि हो रहा है, तो आप याद रखिएगा 6 करोड़ करके वृद्धि हो रहा है हर साल नगरीकरण जनसंख्या में। चलिए अब यहाँ 67 देखेंगे पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है। देखिए यहाँ पर पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है वो कितना, 83.4%, 93.4%, 60%, 65%। तो याद रखिएगा यहाँ पर 67 का यानी कि 67 का राइट आंसर ए हो जाएगा 83.4%। 68 नंबर देखिए निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। इनमें से कौन से भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम होती है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी यानी तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय। तो याद रखिएगा 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा ऑस्ट्रिक। ठीक है, इनमें से कौन से भाषा परिवार की जनसंख्या कम है, तो ऑस्ट्रिक जो भाषा है इसका जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ठीक है, चलिए 69 बढ़ते हैं। पूछा गया देखिए कि निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। इनमें से कौन सा देश है जहां पर जन्म दर जो है ना सबसे कम पाया जाता है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर जो है न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है। ठीक है,
चलिए 70 देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन करने वाला यानी देश है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रजनन यानी कि बच्चा पैदा करने वाला देश है वो कौन है? नाइजर, युगांडा, माली, सोमालिया। तो याद रखिएगा 70 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइजर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, नाइजर में सबसे अधिक प्रजनन दर है। ठीक है, 71 देखेंगे, निम्न में कौन सा आयु वर्ग नहीं है? इनमें से कौन है जो आयु वर्ग में नहीं आता है? बताएंगे फटाफट से। तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट 71 का याद रखिएगा, जो 60 साल से ज़्यादा लोग होते हैं ना वो आयु वर्ग में नहीं आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग 72 नंबर देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। इनमें से कौन सबसे अधिक नगरीकृत देश है? लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या फिर जो है फ्रांस। यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है कि सबसे अधिक नगर में कौन यानी नगर में बसते हैं तो कौन से देश में। तो याद रखिएगा 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए 73 नंबर 73 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 73 पूछा गया, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? देखिए इनमें से कौन सा देश है जिसमें प्रसन्नता यानी कि खुशी की लहर को प्रगति का माप माना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा? 73 का तो ए हो जाएगा, भूटान। भूटान में जो है ना प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। 74 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनमें से कौन है जो विकास का सर्वोत्तम वृद्धि यानी वर्णन करता है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं, किस वर्ष से यानी कि यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? बताएंगे इनमें से कौन से साल में जो है यूएनडीपी यानी कि मानव विकास सूचकांक पर प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1990 में। ठीक है, चलिए 76 नंबर बढ़ते हैं, 76 नंबर पूछा गया, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? देखिए जो मानव विकास की अवधारणा है ये कौन से विद्वान ने दिए हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, डॉक्टर महबूबुल हक ने, या फिर जो एलसी सैम्पुल ने, या फिर रेड जेल ने। तो याद रखिएगा 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास की अवधारणा को दिया है। 77 देखिए, निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है? यहाँ पर बताना है इनमें से कौन शैक्षणिक नगर है, फटाफट बताएंगे कि सलेम, कटनी, रुड़की, मुगल सराय। तो याद रखिएगा 77 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रुड़की। ये जो है शैक्षणिक नगर है। 78 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर एस्किमो संबंधित है? तो याद रखिएगा अलास्का में। ठीक है, चलिए 79 बढ़ते हैं। पूछा गया है केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? देखिए केरल में जो है कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 92.4%, 93.4 यानी 91%, 47.53%, 54.16%। तो केरल में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना तो आप याद रखिएगा लगभग 93.91%, मतलब कि 100 लोग में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 93.91%। चलिए 80 नंबर देखेंगे, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। इनमें से भारत में कौन है जो प्रवास धाराओं में प्रमुख है यानी कि खास है? तो याद रखिएगा 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? देखिए भारत में आपको बताना है कि 2001 में स्त्री की साक्षरता दर कितनी थी? तो 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 54.16% थी। ठीक है, 82 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इनमें से कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नार्वे, अर्जेंटीना या फिर जो जापान, मिस्र। तो याद रखिएगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, मिस्र। ये जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है। चलिए 83 देखेंगे, केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक आपको बताना है। तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा 0.6 यानी 38 जो है ये केरल का मानव सूचकांक है। ठीक है, चलिए 84 देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? देखिए जो प्राथमिक विद्यालय होता है तो वहाँ पर यानी कि प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर जो है स्तर यानी आयु सीमा जो होता है वो कितना होता है? 7 से 10,
6 से 11, 5 से 10 या फिर 5 से 11। तो आप सभी यानी आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होता है। तो आपको पता है कि 6 साल से 11 साल के बीच जो है ना वो प्राथमिक विद्यालय का स्तर होता है, ठीक है। यानी कि 6 साल में पहला क्लास में नाम लिया जाता है, ठीक है। और 1 से 5 के बीच वाला क्लास जो है वो प्राइमरी में ही आता है। तो 6 से स्टार्ट होता है, 11 में ख़त्म होता है, यानी कि 1 क्लास से शुरू होता है, 11 क्लास यानी कि 11 साल में 5 क्लास में ख़त्म होता है। तो राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 85 देखेंगे। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इनमें से कितने लोग हैं जो 1999 से यानी कि 2000 के बीच जो है कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे यानी कि कम थे। तो याद रखिएगा 85 का ए हो जाएगा 26% लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 86 नंबर देखते हैं। डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूबुल हक जो है वो कहाँ के निवासी थे। तो याद रखिएगा 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वो पाकिस्तान के निवासी थे। 87 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। तो याद रखिएगा भारत से उच्च नहीं है तो वो कौन से देश का यानी मानव विकास सूचकांक। तो 87 का राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार का, ठीक है। चलिए 88 नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, भारत, ठीक है। चलिए 89 नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। इनमें से कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है। 89 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, नॉर्वे। अब देखें 90 नंबर। निम्न में कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेत है। बताएंगे इनमें से कौन है जो विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। क्या आकार में वृद्धि या फिर जो है गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। देखिए 91 नंबर आपके स्क्रीन में है। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि का उत्पाद है। इनमें से कौन है जो एकल कृषि का उत्पाद है। तो 91 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा एकल कृषि का उत्पाद कौन कौन होता है। तो रबड़ भी एकल कृषि में आता है, केला भी आता है, बाय भी आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 92 देखेंगे। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। देखिए यानी विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि जो नहीं की जाती है वो किस में। तो 92 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वो अमेजन बेसिन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ 93 बढ़ते हैं। पूछा गया है यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है। देखिए यूरोप में जो रहने वाले लोग हैं उसके द्वारा अपने उपनिवेशों से किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है। तो याद रखिएगा 93 का जो है ना बी हो जाएगा, रोपण कृषि का, ठीक है। चलिए 94 बढ़ते हैं। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। देखिए जो खट्टे फल होता है उसका जो खेती किया जाता है वो कौन से यानी कृषि से संबंधित है। क्या मिश्रित से या फिर रोपण से, भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर सहकारी कृषि से। बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर संबंधित है फूल से, अन्न से, दाल से, फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 95 का डी हो जाएगा, फल एवं सब्जी से बने हुए कृषि या फिर फल और सब्जी के कृषि को ही हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। देखिए 96 नंबर। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। देखिए जो शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। अनालिका अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वायु अपरदन। चलिए 97 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को प्रथा को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया मेक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि की प्रथा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोका, मिलिया, लादांग, झूम। तो याद रखिएगा 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलिया कहते हैं, ठीक है। 98 देखिए भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1960 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 99 देखिए निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। इनमें से कौन है जो रेशेदार फसल है। कॉफ़ी,
चाय, गेहूं, कपास। तो याद रखना है आपको 99 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जो रेशेदार फसल होते हैं वो कपास होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर में आ चुके हैं हम लोग। प्यारे स्टूडेंट, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज और इम्पोर्टेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क जब कृषि होता है तो उस टाइम जो है कौन सा फसल बोई नहीं जाती है। रोगी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो याद रखिएगा 100 का राइट आंसर डी हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं आता है, ठीक है। गन्ना जो है ये आपका यानी कि कब लगता है, तो ये जो है यानी कि रबी में नहीं आता है, ठीक है। ये रबी में नहीं आता। रबी में कौन कौन आता है, मूंगफली आता है, ज्वार आता है, रोगी आता है, ठीक है, यानी कि शुष्क कृषि में आता है ये सब, ठीक है। गन्ना नहीं आता है। सो राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर हम लोग 101 नंबर, ठीक है। पूछा गया है खरीफ फसल की कृषि ऋतु है। देखिए खरीफ फसल की ऋतु जो है यानी कृषि ऋतु है तो वो कौन सा है। अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, जून से सितंबर। तो याद रखिएगा 101 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जून से सितंबर के बीच जो है खरीफ फसल बोया जाता है। जैसे कि क्या, आलू, ठीक है। आलू नहीं यानी कि खरीफ फसल में कौन कौन बोया जाता है, जैसे मिर्चाई, ठीक है। मिर्चाई जो है वो खरीफ फसल में ही आता है, ठीक है। और जैसे कि आपका आ जाता है कौन, यानी कि धान भी जो है खरीफ फसल में ही आता है, ठीक है। और कौन, गन्ना भी जो है खरीफ फसल में ही आता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर खरीफ फसल की कृषि ऋतु जून से सितंबर के बीच आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 102 नंबर। पूछा गया है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं। तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 102 का ए हो जाएगा, फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। चलिए 103 नंबर। रबी फसल की यानी रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है कब पैदा होती है, तो वो शीत ऋतु में ना। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी यानी ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। शीत ऋतु में ही मूंगफली लगाया जाता है, गेहूं लगाया जाता है, मक्का लगाया जाता है, ठीक है। रबी से आपको मैंने बता दिया है कि रबी से आप रजाई याद रखिएगा, ठीक है। रजाई याद रखिएगा तो रजाई से आपको ठंडी यानी कि आपको जो है शीत ऋतु के बारे में पता चल जाएगा। और कंबल अगर याद रखेंगे, रजाई याद रखेंगे तो इससे क्या क्या याद आ जाएगा कि आप मक्का भी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद गेहूँ भी बोनते हैं, तो आपको ये सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो रबी से आपको रजाई याद रखना है बस। चलिए 104 नंबर देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो याद रखिएगा जो प्राथमिक में आता है यानी कि सबसे पहले आता है वो कृषि आता है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 105 गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। अगर देखिए खेती करेंगे गेहूं का तो उस टाइम तो आपको यानी कि आइडियल टेम्परेचर चाहिए, तो वो कितना, 5 से 10 या फिर 10 से 20 या फिर 20 से 30 या फिर जो है यानी कि 30 से 40 सेंटीग्रेड। बताएंगे कितना सेंटीग्रेड चाहिए, तो 105 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तापमान। देखिए 106 चावल या धान की खेती संबंधित है। देखिए अगर आप चावल और धान बोनते हैं यानी कि लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, रोपते हैं या फिर ट्रक से लगाते हैं या फिर जो भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से, तो उसे हम लोग रोपते हैं ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, रोपण कृषि में ना आएगा। चलिए 107 यहाँ पर देखिए पूछा गया है किंवरले क्यों यानी विश्व विख्यात है। देखिए जो किंवरले है ये क्यों विख्यात है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 107 का जो है ना सी हो जाएगा, हीरा के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 108 देखिए निम्न में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। कपास, कॉफ़ी, मेस्टा, जूट। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो रेशेदार फसल में नहीं आता है वो कपास तो आता है और मेस्टा भी आता है, जूट भी आता है। ये सब देखे होंगे आप लोग, यानी कि रेशा वाला होता है, यानी कि रेशेदार होता है। जो कॉफ़ी होता है ये रेशेदार नहीं होता है। सो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 109 नंबर। अंगूर की खेती कहलाता है। देखिए जो अंगूर की खेती है वो क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 109 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटीकल्चर कहलाता है। 110 देखिए, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? देखिए जो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को कहते हैं क्या? फेजेंडा, एजेंडा, नीलपा, लदांग। तो याद रखिएगा 110 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फेजेंडा। ठीक है, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का बागान होता है उसको जो पुकारा जाता है फेजेंडा से। ठीक है, यानी कि फेजेंडा अगर बोल दे तो आपको समझ जाना है क्या कॉफ़ी का बागान के बारे में बात कर रहा है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 111 नंबर। पूछा गया है लोरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए लोरेन सार यानी जो क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है? तो याद रखिएगा 111 का ए हो जाएगा, लो अयस्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लेके आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? इनमें से कौन है जो आर्थिक क्रियाओं से यानी ग्रामीण अधिवासों से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 112 का ए हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है, चलिए 113 नंबर देखेंगे। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पूछा गया है जो मंचूरिया तथा कोरिया है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मिल्पा कहते हैं। ठीक है, चलिए 114 नंबर देखेंगे। पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर इनमें से कौन सा देश है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखिएगा चीन। चीन में जो है ना सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। 115 नंबर देखिए, पूछा गया है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? देखिए जो चावल है ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण, उष्ण यानी कि उष्ण शुष्क। तो याद रखिएगा 115 का बी हो जाएगा, उष्ण आर्द्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 116 नंबर। इनमें कौन खाद्य फसल है? गेहूं, गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर। तो चुकंदर। तो याद रखिएगा जो खाद्य फसल में आता है तो वो जो है ना गेहूं आता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो 117 नंबर बढ़ते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देखिए जो चाय पत्ती होता है यानी कि चाय का बागान वो जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है या फिर उनको जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर म्यांमार। तो भारत ही करता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, यहाँ पर 117 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। नहीं सॉरी, बी नहीं होगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन होता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। 118 देखिए, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। कपास जो है सबसे ज़्यादा कौन से देश में उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा कपास जो होता है वो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। और आपको याद रखना है चाय, चाय जो है वो यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? देखो जो रबर होता है जो कि वो किस रूप में यानी कि लगाया जाता है? तो वो रोपण कृषि के रूप में लगाया जाता है। 119 का ए हो जाएगा। 120 देखें, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सा फसल है जिसको हम लोग रोपते नहीं हैं? कॉफ़ी को, गन्ना को, गेहूं को, रबड़ को। तो पता है गेहूं हम लोग क्या करते हैं? बो देते हैं। तो राइट आंसर डी यानी सी होगा कि नहीं होगा बताइए? यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गेहूं। चलिए यहाँ 121 नंबर देखेंगे। निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इनमें से किस प्रदेशों में जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो 121 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन में। ठीक है, चलिए 122 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? फटाफट कमेंट बॉक्स में याद करेंगे यानी कि बताएंगे। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है सऊदी अरब। ठीक है, चलिए 123 भरेंगे। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का यानी कि सफल परीक्षण किया गया यानी कि सक्सेसफुल जो है ना टेस्ट किया गया है? तो याद रखिएगा 123 का राइट आंसर 123 का क्या होगा? बी होगा, डेनमार्क। ठीक है, चलिए 124 बढ़ते हैं। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? देखिए जो फूलों की कृषि होता है यानी कि फ्लावरिंग का जो कृषि किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 124 का डी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 125 नंबर। निम्न में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफ़ी, मक्का या फिर चुकंदर। तो खाद्य फसल की बात करें तो 125 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मक्का। मक्का जो है ये खाद्य फसल में आता है। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। इनमें से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपण कृषि द्वारा। 127 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे यानी रसदार फल यानी कि फलों की कृषि की जाती है। इनमें से कौन से प्रकार की कृषि में जो है खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो याद रखिएगा 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि में। 128 किरकुक जो विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो वो कहाँ पर है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है जिसका नाम है किरकुक, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा 128 का सी हो जाएगा, ये इराक में यानी कि स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 129 देखेंगे, कौन सी एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि कौन नहीं है, तो 129 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा मिश्रित कृषि। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 130 नंबर बढ़ते हैं, रूड कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र यानी किस देश में स्थित है। देखिए जो रूड कोयला है ये कौन से देश में स्थित है, तो याद रखिएगा 130 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में स्थित है। ठीक है, चलिए 131 बढ़ते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। देखिए क्यूबा की रानी किसे कहते हैं, बताइए फटाफट से, क्या गेहूं को, चावल को, गन्ना को, कपास को, तो याद रखिएगा 131 का सी हो जाएगा, गन्ना को जो है क्यूबा की रानी कहा जाता है। 132 बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, बागाती कृषि जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर विकसित है, तो 132 का ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, 133 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। इनमें से कौन है जो लौह अयस्क की किस्म नहीं है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, सिडेराइट, तो याद रखिएगा 133 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, लिग्नाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 134 बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। यहाँ पर आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल मैसेज करके अभी के अभी 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन ले लीजिए। भरोसा करके आप लोग जो है ना वो बहुत ही कम क्वेश्चन दिया जाएगा गेस में, उसको याद कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग सबसे पहले जो है ना फाइनल एग्जाम दे करके आइएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और 400 प्लस आप लोग श्योर लेके आइएगा। ठीक है, अगर 400 प्लस का सपना पूरा करना है ना, इस नंबर में कॉल मैसेज करके वो गेस नोट्स ले लीजिए। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मैसावी श्रेणी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा 134 का ए हो जाएगा, लौह अयस्क से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 135 नंबर देखते हैं, गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाहन कृषि जो है किस लिए प्रचलित है, यानी कि कहाँ पे प्रचलित है, ये कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूक्रेन में, तो गहन निर्वाहन कृषि जो फेमस है याद रखिएगा वो चीन में फेमस है। ठीक है, चलिए 136 नंबर बढ़ते हैं, विश्व में तांबा अयस्क का यानी कि तांबा अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तांबा यानी कि कॉपर का सबसे बड़ा जो उत्पादन यानी कि प्रोड्यूसर कंट्री है तो वो कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 136 का ए हो जाएगा, चिली। ठीक है, इसका राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, चिली। चलिए 137 सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। देखिए सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है, क्या एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर जो है पीट, कौन सा कोयला है जो सबसे अच्छा होता है। 137 का क्या होगा, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट, ये जो है सबसे अच्छा जो है कोयला है। चलिए 138 बढ़ेंगे, यानी कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। बॉक्साइट से जो है कौन से धातु प्राप्त होती है आपको बताना है, तो याद रखिएगा 138 का बी हो जाएगा, एल्यूमिनियस। ठीक, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है यानी कि बॉक्साइट का एक यानी कि धातु है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट होता है, यानी कि बॉक्साइट जो प्राप्त होता है वो एल्यूमिनियम से प्राप्त होता है। ठीक है ना, याद रहेगा, गलती नहीं करना है। 139 देखेंगे, निम्न में कौन बागाती कृषि नहीं है। इनमें से बागाती कृषि कौन नहीं है, रबड़, चाय, गन्ना, मक्का, तो याद रखिएगा 139 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मक्का, ये जो है बागाती कृषि नहीं है। 140 देखिए, इनमें से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इनमें से कौन सा कृषि है जिसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो 140 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए 141
कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? इनमें से कौन है जो पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो याद रखिएगा 141 का राइट आंसर सी हो जाएगा काला। 142 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, देखें, निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो पेशेवर यानी कि सेवाओं से जुड़ा हुआ नहीं है? तो याद रखिएगा 142 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 143 देखते हैं। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? देखिए, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो 143 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 144 नंबर। निम्न में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, लौह परगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। इनमें से कौन है जो द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो 144 का ए हो जाएगा मछली पकड़ना। ठीक है, 145 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, देखें, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? देखिए, जो चॉकलेट होता है उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो 145 का राइट आंसर बी हो जाएगा कोको। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग चलते हैं 146 नंबर। जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जिस उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद है यानी कि प्रोड्यूसर, उसका जो है कच्चे माल के रूप में ही प्रयोग कर लिया जाता है तो उस उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 146 का राइट आंसर ए हो जाएगा वन आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब 147 बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा जरूर। ठीक है, चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए 147, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो बर्मिंघम है ये क्यों फेमस है? क्या सूती वस्त्र उत्पादन करता है इसीलिए? चीनी का, लौह इस्पात का, पेट्रो रसायन का? तो याद रखिएगा 147 का सी हो जाएगा, ये लौह इस्पात का जो है ना उद्योग करता है जिस वजह से बर्मिंघम फेमस है। ठीक है, चलिए 148 नंबर। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत है? तो याद रखिएगा 148 का राइट आंसर ए हो जाएगा पूंजीवाद। ठीक है, चलिए 149 नंबर देखेंगे। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो 149 का राइट आंसर सी हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा जो आधारभूत उद्योग है ये जो है ना अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए 150 में हम लोग आ चुके हैं। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, जब हम लोग जो है डायमंड को काटेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें पॉलिश करेंगे तो उसके लिए कौन सा मशीन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 150 का ए हो जाएगा कुशल श्रमिकों की। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 151 नंबर देखें, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को क्या करने के लिए? तो आप याद रखिएगा जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है इसीलिए क्योंकि आप याद रखिएगा 151 का राइट आंसर ए हो जाएगा ठंडा करने के लिए। ठीक है, चलिए 152 नंबर, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किस आधार पर किया जाता है? तो उद्योगों का जो वर्गीकरण किया जाता है तो वो कौन से आधार पर? तो याद रखिएगा 152 का डी हो जाएगा आकार, उत्पाद, कच्चे माल की प्रकृति, ये तीनों आधार पर। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? देखिए, मैनचेस्टर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। तो 153 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। 154 देखें, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल, चमड़े का उत्पादन होता है तो वो किस में? क्या छोटे पैमाने के उद्योग में, बड़े पैमाने के उद्योग में, मशीनों से, हाथ द्वारा? तो याद रखिएगा 154 का भी हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योगों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग 155 बढ़ते हैं। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार को प्रदान करता है? इनमें से कौन सा उद्योग है जो सभी उद्योगों के आधार को प्रदान करता है? तो 155 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा लौह तथा इस्पात उद्योग दोनों। ठीक है, 156 देखेंगे, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण शब्द जो है इनमें से कौन से प्रकार के क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा 156 का बी हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, चलिए 157 नंबर, विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण यानी पुनरुद्योगीकरण ह्रास को जो हम लोग कहते हैं तो याद रखिएगा यानी कि निरुद्योगी की
उपकरण कहते हैं, ठीक है। 158 बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का यानी कि संकेंद्रण बढ़ा है। बताएंगे बिहार में जो है अति यानी कि सबसे ज़्यादा जल दोहन जो है वो कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 158 का जो है ना सी हो जाएगा, आर्सेनिक का, ठीक है। चलिए 159 बढ़ते हैं। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। स्वच्छंद उद्योगों की एक खास विशेषता क्या है? कुशलता, निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक उत्पादन, कहीं भी स्थापना। तो 159 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कहीं भी स्थापना, ठीक है। 160 बढ़ते हैं। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल दिया हूँ कि इस क्लास में आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बार बार मैं इंपॉर्टेंट VVI ये सब नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। बस आपको याद करना है तो करना है, ठीक है। बेहतर मार्क्स लाना है तो क्लास देखना है, नहीं लाना है कोई बात नहीं, क्लास को छोड़ के जा सकते हैं आप लोग। तो देखिए जापान का जो डेट्राइट कहा जाता है ना, तो आप याद रखिएगा 160 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नगोया को कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। 161 देखें। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा 161 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांगीत्सी यानी कि बेसिन, ठीक है। चलिए यहाँ 162 देखेंगे। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये किस देश में? बताएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है ये किस देश में है, तो इसका राइट आंसर 162 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली में। चलिए 163 नंबर बढ़ते हैं। टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा जो कंपनी है आप लोग देखे होंगे, टोयोटा कार या फिर जो है टोयोटा से रिलेटेड बहुत सारा सामान, तो वो जो है कौन से यानी देश की कंपनी है, तो 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान। चलिए 164 बढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में जो अग्रणी देश है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। 165 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन औद्योगिकरण अस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है, तो 165 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 166 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? इनमें से कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो उस उद्योग का नाम है क्या? 166 का ए हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का काम है एक उद्योग से दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पन्न करना या फिर जो है तैयार करना। देखिए 167 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है या फिर किस देश में है, तो यूरोपीय संघ का जो ऑफिस है यानी कि मुख्यालय वो कौन से देश में है, तो 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम में है। 168 देखेंगे। निम्न में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? इनमें से कौन सा संघ है? ओपेक, दक्षेस, आसियान, इनमें से सभी किसका ऑफिस है जो काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी में है, तो याद रखिएगा 168 का बी हो जाएगा, दक्षेस का, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 169 मुक्त आकाश नीति लागू की गई। देखिए जो मुक्त आकाश नीति है ये कब लागू की गई? 1992, 1972, 2011, 2021, तो याद रखिएगा 169 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1992 में, ठीक है। चलिए 170 देखेंगे। उच्च परिणाम और यानी कि स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग बस ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। मैं आपका 1 घंटा 10 से 15 मिनट में जो है ना लगभग 200 क्वेश्चन पर डे दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे और आपका जो जो सब्जेक्ट है ना उस क्लास को आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। एग्जाम तक आपको इसी प्रकार जो है 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। उच्च परिणाम और अस्तर वाले यानी कि अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। 171 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण, तो याद रखिएगा तृतीय क्रियाकलाप पूरे वर्ल्ड का जो सबसे यानी कि बेस्ट क्रियाकलाप है तो वो कौन है, तो याद रखिएगा उसका नाम है पर्यटन, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए यहाँ 172 देखेंगे। इनमें से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन आता है? विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग, विश्वविद्यालय अध्यापन, तो 172 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है। चलिए
173 बढ़ते हैं। प्यारे स्टूडेंट, 100% लगने वाला गेस्ट नोट्स लेना है ना, आपको इस नंबर में कॉल मैसेज करके जल्दी से ले लेना है, ठीक है। समय को बर्बाद नहीं करना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हमारा अगर गेस्ट नोट्स लेकर के आप लोग स्टडी कर लेते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो श्योर है 400 प्लस करके आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर में कॉल मैसेज करना है। नंबर है 7366865888 में, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो आपको पता है कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। तो अब यहाँ पर ये 3 में आपको बताना है कौन तृतीय क्रियाकलाप में आता है। तो 173 का डी हो जाएगा व्यापार, ये जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। चलिए अब यहाँ हम लोग देखेंगे 174 बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। बाह्य यानी कि स्रोतीकरण जो है वो किसके लिए सहायक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 174 का जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी में दक्षता सुधारने में, विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में, ये जो है ना यानी कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक होते हैं तीनों के लिए, ठीक है। 175 देखेंगे, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। इनमें से कौन सा महादेश है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा यानी कि अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो 175 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यूरोप में। 176 बढ़ते हैं, निम्न में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है, खेती, आखेट, बाह्य स्रोतन, पर्यटन। तो याद रखिएगा पंचम क्रियाकलाप में जो आते हैं वो यानी कि बाह्य स्रोत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 177, हेमेटाइट अयस्क किस धातु का उत्पादन है, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं 178, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। शिक्षा क्या है, वो कौन से क्रियाकलाप में आता है, तो पता है ना आपको, वो चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है। 179 देखिए, निम्न में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और यानी कि कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इनमें से कौन सा सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे अधिक रोजगार देता है, तो 179 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सेवा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 180, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है ना वो बरौनी में है, ठीक है। 180 का सी हो जाएगा। यहाँ पर सी होगा कि ए होगा, नहीं ए होगा, जामनगर, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 181 देखेंगे, वह काम जिसमें जो है उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण मिलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 181 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 182, वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है। इनमें से कौन है जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ना इंटरनेट से सही से नहीं जुड़ा है, वो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 182 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 183 बढ़ते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। देखिए जो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कितने हैं, तो आप याद रखिएगा 183 का बी हो जाएगा, 8, ठीक है। चलिए 184 बढ़ते हैं, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो लोहरदगा है ये क्यों फेमस है, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या फिर लोहा, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा 184 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए फेमस है लोहरदगा। चलिए 185, विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है। देखिए पूरे वर्ल्ड में जो सेवाओं का प्रतिशत योगदान है तो वो कितना प्रतिशत, तो याद रखिएगा 185 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 20%, ठीक है। चलिए 186, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में कौन से है, तो याद रखिएगा 186 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ठीक है। चलिए 187 बढ़ते हैं, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप से क्या संबंधित है, तो याद रखिएगा व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये तीनों जो है तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। सो राइट आंसर इनमें से डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 188 देखेंगे, सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन में यानी कि प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं। देखिए सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं, तो याद रखिएगा उस शहर का नाम है 188 का ए यानी कि मुंबई, बैंकॉक और शंघाई, ठीक है। चलिए 189, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय
अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो 189 का सी हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप में। 190 देखेंगे, 190 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला यानी कि 190 नंबर पूछा गया है, निम्न में कौन वैश्विक नगर नहीं है? न्यूयॉर्क, शंघाई, टोक्यो, लंदन, इनमें से कौन है जो वैश्विक नगर में नहीं आते हैं? तो 190 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंघाई, ठीक है। चलिए 191 नंबर देखते हैं, किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? देखिए इनमें से कौन सा पत्तन है जिसको सुएज मार्ग का लाभ यानी कि फायदा प्राप्त है? कोच्चि पत्तन, कोलकाता पत्तन, चेन्नई पत्तन, पोर्ट ब्लेयर पत्तन। तो याद रखिएगा 191 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोच्चि पतन। 192 192 में आ चुके हैं। देखिए किस मार्ग का उपयोग यानी कि कौन से रास्ते का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? बताएंगे इनमें से कौन सा रास्ता है जिसका उपयोग अर्जेंटीना और यूरोप के बीच व्यापार यानी कि बिजनेस करने का जो है के लिए होता है? तो याद रखिएगा 192 का डी हो जाएगा, कैप मार्ग, ठीक है। चलिए 193 नंबर, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो याद रखिएगा 193 का डी हो जाएगा, कनाडा। चलिए 194, एयर इंडिया संबंधित है। देखिए एयर इंडिया जो संबंधित है वो किससे? क्या इंटरनेट से, उपग्रह से, वायुमार्ग से, या फिर यानी कि महामार्ग से? तो याद रखिएगा वो संबंधित है यानी कि वायु मार्ग से, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 195 में हम लोग आ चुके हैं। अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए तो अभी के अभी जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए, ठीक है। और 5 क्वेश्चन है, आप सभी अभी के अभी क्या कीजिए, कॉल या मैसेज करके गेस क्वेश्चन खरीद लीजिए, ठीक है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली जो सुरंग है वो कौन है? तो 195 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चैनल टनल है, ठीक है। चलिए 196 नंबर बढ़ते हैं, नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी उदाहरण है क्या? तेल पतन का, मत्स्यो पतन का, आंतरेपी पतन का, इनमें से कोई नहीं। तो नागासाकी उदाहरण जो होते हैं याद रखिएगा वो मत्स्यवन पतन का। चलिए 197, गैरिसन नगर का संबंध है। गैरिसन नगर का संबंध किससे है? तो 197 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छावनी से, ठीक है। 198 बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। इनमें से कौन है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे खास जो है ना समुद्री पतन है? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। तो याद रखिएगा 198 का सी हो जाएगा, विस्तृत पतन, ठीक है। 199 देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे यानी कि विश्व का सर्वाधिक जो है प्रवाह होता है? देखिए इनमें से कौन सा देश है यानी कि महाद्वीप है जिसमें जो है विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रवाह होता है, मतलब कि आदान प्रदान होता है? तो याद रखिएगा यूरोप में, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 200 नंबर यानी कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए जो ओपेक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपको बताना है। यानी कि ओपेक का पूरा फुल फॉर्म जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग यानी कि कंट्रीज। तो आपको यहाँ पर बताना है ओपेक का मुख्यालय यानी कि ऑफिस क्या वियना में है, जकार्ता में है, हनोई में है, जेनेवा में है? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट वियना में है, ठीक है। राइट आंसर 200 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों का फाइनली ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 200 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद है कि 200 में से 200 क्वेश्चन आप सभी सही किए होंगे, ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग जो है ना कितना क्वेश्चन का आंसर सही किए या फिर कितना क्वेश्चन आपको पता था, ठीक है। और आप लोग अगर PDF नहीं लिए गेस वाला 100% आने वाला तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है ना मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना जो है ना स्टडी बढ़िया से कीजिए, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।